क्या करते हैं DY2 और आप लोगों के सर्कल के जो मैंने थोड़े से पेपर चेक किया नहीं था, 4-5 जो पेपर चेक किए उससे मुझे ये लगता है कि पहले ऐसा चैप्टर है, नहीं तो बाकी सारे चैप्टर में कैसे होते हैं ठीक है ओवरऑल तो पूरे क्लास का परफॉर्मेंस जा भी रहा है आज तक, और एटलीस्ट 4-5 जैसे लोग निकल जाते हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक होता है, तो अच्छा होता है। मैंने जो 4-5 जो मुझे लगता है कि भाई सबसे अच्छा कर रहे हैं क्लास में, उनका पेपर चेक करने पर मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई सर्कल पूरे क्लास का बहुत नहीं, मतलब अभी भी आप लोगों को टेंजेंट को लेके तो कंसेप्ट 0 पे है, और जबकि सर्कल में टेंजेंट का कंसेप्ट सबसे इजी है, क्योंकि यहाँ पर एक मेन कंसेप्ट होता है P=R, जो बाकी कहीं नहीं होता। तो बाकी सब में सब टफ है, मतलब कि ज्यादा कंसेप्चुअली तो एक ही कंसेप्ट पे काम होता है, कौन सा P=R, बट वो भी आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। चिल्ला के बोला गया है कि y=mx ± r × √1 + m² जो स्लोप फॉर्म है, ये सिर्फ तभी यूज होता है जब सेंटर 0,0 हो। सेंटर 0,0 नहीं होगा तो y की जगह पर आपको y-k को रिप्लेस करना पड़ेगा, x की जगह पर x - h को रिप्लेस करना पड़ेगा। जिसने मैंने पेपर से आगे अगर किसी का अगर किया हो तो बता, मैंने 4-5 अच्छे बच्चों जो मुझे लगता है कि अच्छा कर रहे हैं उन्होंने एक ने भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि किसी एक ने किया, किसी ने भी नहीं किया, सब लोगों ने मिस किया वो पॉइंट जो नहीं होना चाहिए। P=R का कंसेप्ट सब लोगों का यूज ही नहीं हो रहा है कहीं। फैमिली ऑफ सर्कल बताया गया है कि कैसे यूज करते हैं, आपको कंडीशन दी हो तो उसको बस यूज करना है, बाकी h1 + k h2 यूज करना है, वो भी मतलब बेसिकली ओवरऑल सर्कल का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जबकि आप लोगों ने DPP2 किया हुआ है, तो इसके लिए मैंने उस दिन ऊपर तो चेक कर लिया, वो ऑब्वियसली इतना पॉसिबल है कि हर क्वेश्चन आपका चेक करने बैठे, तो नर्सरी में तो हो नहीं आप लोग कि मैं आपके एक चेक करूँ, जैसे कि आप लोग ने एक दूसरे में छाप दिया है कि चेक में गूगल में से देख के लिख लिया, बाकी सब नोट्स में से कर लिया, क्योंकि पूरा का एक भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो कल की टेस्ट मतलब सैटरडे की टेस्ट में, एक भी क्वेश्चन ऐसा कि जो DPP के बाहर, इनफेक्ट डेटा भी चेंज नहीं किया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया, उठा के वही सेम क्वेश्चन डाल दिए, फिर भी नहीं कर पा रहा, तब इसका क्या मतलब समझो, तो क्या मीनिंग मुझे समझ ना कि आप लोग या तो एक दूसरे को कॉपी करते हो या तो आप नेट की लिंक लेते हो, तभी ये पॉसिबल है। और सर्कल से जैसे मैं वापस बता रहा हूँ, सर्कल से ज्यादा टफ है या ज्यादा कंसेप्चुअल है पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो सर्कल नहीं आता है तो भाई प्रॉब्लम है, जिसको जितना जल्दी ओवरकम कर लो उतना अच्छा है। और उसके पहले की जो टेस्ट थी स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आप लोगों को पेपर देने में, बट मैं जैसे थोड़े बच्चों को ग्रुप कर देता हूँ, उन लोगों का यहाँ पर भी जब आप बैठते हो तुम लोग क्लास में भी, अगर हम लोग यहाँ पर अगर PYQ डिस्कस कर भी रहे हैं तो आप लोगों को उस पर फोकस भी नहीं करना है, आप लोग अपना जो मैं बोलूँगा वो टास्क खत्म करोगे, ठीक है ना। अभी नहीं कर रहा अपने को, क्योंकि अपने को मुझे चांस भी दे के देखा आप लोगों को कि भाई शायद कुछ इम्प्रूव हो जाए, बट नहीं हो रहा है तो फिर फालतू जगह पर फोकस नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पहुँचने नहीं वाले हम लोग, वहाँ पहुँचने नहीं वालों का रीजन ये नहीं कि आप लोगों में कैलिबर नहीं, तो ये समझ में आ जाता है कि आप घर पे जाकर कुछ भी नहीं करते हो, और अगर आप 10 महीने के बाद भी, अगर 7-8 महीने हो गए हम लोगों को, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कोई दवाई मिलती नहीं मार्केट में कि मैं आपको बोलूँ खा लेना आप लोग सिंसियरिटी आ जाएगी, वो रातों रात आने वाली तो चीज है नहीं, है ना। अब अगर नहीं आई है तो अब मोस्टली आई डोंट थिंक कब आई, अब कभी जादू हो जाए, ऐसे कोई जादू अगर मिल जाए जादू की छड़ी तो मुझे भी बता रहा है, बाकी बच्चों को भी अपनी यूज करके देखेंगे। बट मेरा आज तक करियर में तो ऐसा नहीं हुआ है कि 8 महीने के बाद भी अगर बच्चा सिंसियर है तो बच्चा को जादू हो जाए, तो इसीलिए अब हमारा फोकस थोड़ा उन बच्चों के लिए, जिस तरह मैं बोलता हूँ उन बच्चों को अपना फोकस थोड़ा सा चेंज कर लेना है, जो अब सिर्फ JEE पे फोकस करेंगे, कि जिनको मुझे लगता है कि वे JEE में अभी भी अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो उनको
तो बस थोड़े से अभी भी एकदम एक्यूरेसी तो अभी भी नहीं है, थोड़ी बहुत गलतियां होती है, बट वो गलती एक्सेप्टेबल है। मतलब स्लोप ढूंढने में मिस्टेक कर ली, परपेंडिकुलर होता है स्लोप का m1 m2 इक्वल -1 होता है, प्लस माइनस की मिस्टेक कर ली। फिर चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब, या इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि स्लोप +1 भी लेना और -1 भी लेना। हमने सिर्फ +1 लेके क्वेश्चन सोल्व कर लिया, -1 लिया ही नहीं। पहले ऐसी गलती है तो वो ठीक एक्सेप्टेबल है। तो उसमें से जो लोग AW पे फोकस करेंगे उनको बता रहा हूँ, वक्त आप ठीक है थोड़ी मिस्टेक्स इसमें ठीक करो। 29 है और सब 33 क्वेश्चन कर सकता है, बट अभी भी थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि 22 है। अभी मुझे लगता है कि पहले बेसिक कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जेडब्ल्यू पे जाए उसके पहले स्ट्रेट लाइन जैसे चैप्टर में अगर आपके 17 आ रहे हैं तो फिर पहले आप उस पर फोकस करोगे तो आपके कंसेप्ट एटलीस्ट आपका एनसीईआरटी और आपके डीपीपी एकदम थोरोली क्लियर होना चाहिए। उसमें से मुझे कुछ भी पूछे तो आपको आना चाहिए। आप लोगों के साथ और एक कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है, आप लोग मैथ भी याद करते हैं। मैथ जिस दिन आप लोग याद करने लगे, मेरे को जैसा आते हैं कोई बच्चे सर रिवाइज नहीं किया है, मैथ में क्या रिवाइज करना होता है। जब मैथ जिस दिन आप लोगों का आज कल पेपर और आज पढ़ने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ जाना कि गलत ट्रैक पे। हाँ, फॉर्मूला एक बार रिवाइज करना इट्स डिफरेंट थिंग। भाई फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करना, पूरी एक्सरसाइज में क्या रिवाइज करना होता है। कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट थोड़ी है या बायोलॉजी थोड़ी है कि आपको आपने याद किया करना और आपको याद करके जाना, या केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी है। इसीलिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने को डीपीपी भी नहीं करना, तो सिर्फ एनसीईआरटी। टेक्स्ट बुक अभी आपको लाया देखो, नहीं लाए तो ऑफिस में जाइए, ब्रिजेश सर को बोलिए कि टेक्स्ट बुक दे आपको। ठीक है, टेक्स्ट बुक लेके आइए। अभी तक एक भी टेस्ट ऐसा नहीं जिसमें 2 डिजिट आए हो आपको, शायद एक टेस्ट बीच में था, आज भी स्टेट लाइन में 2 मार्क आया, सब कुछ गलत। क्योंकि 2 मार्क मुझे लगा कि क्या 0 दूंगा आपको, इसलिए मैंने दिया। राइट, अब जाइए ब्रिजेश सर से टेक्स्ट बुक लेके किसी के पास दे दो जान 29, बट अभी भी वही जो किया है उसको ठीक करो। आपको भी सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पे क्लियरिटी लाने की जरूरत है। मतलब बेसिक की चीजें आपको पूछा कुछ हो जाता है, आप एक्स एक्सिस के पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेते हो। हाँ, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स एक्सिस पे एच कोमा 0 आना चाहिए, आप उसको 0 कोमा के लेके चलते। ऐसी मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लस माइनस मिस्टेक फिर भी एक्सेप्टेबल है, ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। स्वयं आप जेडब्ल्यू फोकस कर सकते, तभी भी ऐसा नहीं परफेक्ट है, बट और ठीक करने की जरूरत है। जो गलती है उसको देखो। अर्नो आप ठीक है, आपके 31 है, आप उसी पे फोकस करो। कृष्णा अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी। कोई मॉड्यूल आपके काम का नहीं, बस मैं आपको दे रहा हूँ, अपने पास रखिए। जिस दिन मैं बोलूंगा कि हाँ आपको थोड़ा बहुत उस लेवल पे पहुंच गए तो ही अपने को सिर्फ एनसीईआरटी और डीपीटी और कुछ नहीं करना। 0 आया स्टेट लाइन मैं बोलते हैं एक दिन पहले भी मेरे को सिर्फ 10 का भी कंसेप्ट पता हो ना, तो भी मेरे 2-4 मार्क्स आ जाते हैं। एक दिन पहले आते तो मेरे को अगर लड़ने जाना तो मैं कोई रीजन से अगर अगले दिन अगर मैं तैयार हो रहा तो मैं पूरी रात जागूंगा। अब ये थोड़ी आप सपोज हम जेडब्ल्यू भी छोड़ देते, हम एंट्रेंस होते तो मेरी बोर्ड की एग्जाम, कोई रीजन से अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, कल बोर्ड देना है, तो क्या करोगे आप? आपको हर टेस्ट को ऐसे ही मान के चलना है कि ये मेरी फाइनल एग्जाम, अगर ये बोर्ड की एग्जाम होता तो मैं कैसे पढ़ता। अगर उस तरह से प्रिपेयर करोगे तो ये सब टेस्ट का कोई मतलब है। देवांश अच्छा नहीं है, पहले बेसिक क्लियरिटी लाओ, फिर ये मॉड्यूल पे जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं बहुत खराब है, बट सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है बिल्कुल। दूसरी अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ डीपीपी और एनसीईआरटी, ये 2 चीजों पे पहले फोकस करो। जब मुझे लगने लगेगा कि हाँ कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग बोलते हो कि डीपीपी कर ली, बट मुझे लगता नहीं है डीपीपी आपने खुद ने की है समझ के, है ना। अपने को भी नहीं करना है मॉड्यूल कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ डीपीपी करने हैं और एनसीईआरटी करना है। ठीक है, जिस दिन अपने को लगेगा उस दिन अपन देखेंगे 9 मार्क से आप आउट कर सकते को पेपर मिला।
ये ये ग्रुप से पहले फोकस एनसीईआरटी और डीपीटी मॉड्यूल नहीं दर्ज करना है, क्योंकि वो क्या होगा कि हमारे जब वो बोलता है कि सर हम करने बैठते नहीं होते नहीं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हम रुकते हैं। वो रुकते इसलिए बिकॉज अभी तक मैंने 3 पे वाली साइकिल ही नहीं सीखी है। अब मैं डायरेक्टली कार लेके निकल गया हूँ चलाने, है ना। तो जैसे आपने बाइक चलाते तब को ध्यान होगा स्टार्टिंग में क्लच और एक्सीलरेटर दोनों का एक साथ वो बैठता नहीं सिमेट्रिकली, इसलिए बंद हो जाता है बार बार जैसे क्लच पड़ता है। तो विदाउट गियर वाली गाड़ियां नॉर्मली चलाते होंगे, जैसे 4 व्हीलर भी चलाते हो तो गाड़ी और एक्सीलरेटर पे जैसे बैठना चाहिए ना पे, वो सिंक्रोनाइजेशन बैठता नहीं है नीचे। वो इसलिए बैठता नहीं है वो हमारा बेसिक कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो सेम यहाँ और इसलिए आपके क्वेश्चन नहीं बनते। तो हमें सबसे पहले वो तो ऐसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए हर कंसेप्ट एटलीस्ट एनसीईआरटी और डीपीटी लेवल। तो पहले उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। जब मेरे उनको इनफैक्ट मैं आप सब लोग के लिए ये चीज है, सब लोगों के लिए, नहीं किसी एक के लिए। अगर मेरे सब्जेक्ट टू टेस्ट में अगर एटलीस्ट 75% 80% नहीं आ जाता तो मेरे लिए मॉड्यूल कोई काम कर, मतलब उसके जो पीवाई के कोई काम करें। तो आप नहीं कर पाओगे इसको आप एक्सेप्ट कर लो, नहीं हो पाएगा वो। या जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन बनाते हैं वो टॉप लोग हैं इंडिया के प्रोफेसर, जो क्वेश्चन बनाते तो बहुत टाइम लेके वो क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा थोड़ी कि रैंडमली कल पेपर 8 क्वेश्चन बनाने बैठे, उनको पूरा टास्क दिया जाता है 6-6 महीने का। हर साल एक कमेटी बिठाई जाती है जो जेटली का पेपर बनाता है मेंस का। एडवांस में तो ऐसा होता है कि हर साल डिसाइडेड होता है। जैसे इस साल का पेपर आईटी अभी जो 2026 होगा उसका पेपर निकालने वाला आईटी रुड़की, लास्ट टाइम का पेपर निकला था आईटी कानपुर। तो आईआईटी रुड़की के जो प्रोफेसर होते हैं उनको एक साल पहले अपॉइंट हो जाता है कि इस साल का नेक्स्ट ईयर का पेपर आप लोग निकालो। अगर उनका एक साल का काम होता है सिर्फ वो पेपर निकालो, जो आईआईटी के प्रोफेसर थे जो वहां के एचओडी पोस्ट पे बैठे हुए वो पेपर निकालो। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे पेपर निकालते, कितना कंसेप्ट लोग सोच के पेपर निकालते हो, 3-4 कंसेप्ट मिक्स करके निकालते हो। तो जब मेरा यहाँ पर यार बेसिक कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो मैं कैसे सोच सकता हूँ उसमें कुछ अच्छा करना। वो आपको खुद को डिमोटिवेट करेगा कि हो ही नहीं रहा क्वेश्चन, कैसे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो होना। इसलिए जब तक मेरे सब्जेक्टिव में 75-80% मिनिमम मार्क्स नहीं आ जाता तब तक मुझे वो मॉड्यूल, ठीक है मैं बोलता हूँ करिए, बट आप उसके पहले क्लैरिटी लाई। इसलिए अब से जिसको मैंने बोला है ध्रुव, रवि, आई थिंक आपका भी वही अभी भी प्रॉब्लम है, और आपको तो टेक्स्ट बुक ही करना पहले, नॉट सिर्फ टेक्स्ट बुक। अगर जब जिस दिन जेडब्ल्यू की भी एग्जाम होगी तो आपकी भी एग्जाम होगी, ऐसे नहीं कि एग्जाम नहीं होगी, बट आपकी सब्जेक्ट एग्जाम होगी सेम टॉपिक पे। अगर जैसे 30 को आप लोग के 3 चैप्टर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड सीक्वेंस सिंथेसिस, आप लोग का वही टेस्ट होगा बट आप लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। अभी जो जेडब्ल्यू लेवल पे टेस्ट दे सकते हो मुझे लगता है कि जानवी दे सकते, भक्ति दे सकते, स्वयं दे सकता है, अर्णव दे सकता है, क्रुशल दे सकता है, राधे और भव्य ने अगर लास्ट मोमेंट का कुछ इम्प्रूव कर लिया है 2-4 दिनों में तो ठीक है, वरना आप लोग भी सब्जेक्टिव दो गए। देवांश पहले सब्जेक्ट जान दे सकता है, क्योंकि वो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती, मुझे जब नहीं लगने लगता कि भाई 33 मार्क्स का पेपर आ रहा है मिनिमम 25 नहीं आ रहा है तो फिर मतलब ही नहीं है ना। आपके स्लोप की मिस्टेक से वो वाले क्वेश्चन काफी लोगों से नहीं हुआ कि रिफ्लेक्शन वाला, जैसे वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आप कितने सालों से पढ़ते हो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाना है, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए पहले उस पर क्लैरिटी लाते हैं फिर आगे देखिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक मिली आपको? नहीं मिली? मिल गई? आप दोनों के पास एक ही टेक्स्ट बुक है? एक टेक्स्ट बुक लेके आइए वापस अंदर से, विजय सर को बोलिए टेक्स्ट बुक देंगे आपको। उम्मीद आपने तो दिया ही नहीं था टेस्ट, आपने नहीं दिया, इसलिए परफॉर्मेंस वैसे तो आप लोगों को पहले उसी पे फोकस करना चाहिए जब तक अभी तक की जो टेस्ट है उसके बेस पर। तो पहले एनसीईआरटी और उस पर फोकस करो, डीपीटी पे, है ना। उसके बाद फिर अपने सब्जेक्टिव टेस्ट पे जब एक बार अच्छा कमांड आ जाएगा और सब्जेक्टिव में आपको अच्छा कमांड आ जाएगा तब पीवाईक्यू बनना चालू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं पीवाईक्यू में। होता क्या है, थोड़े से कंसेप्ट ज्यादा लगते हैं, कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं, फिर वो कंसेप्ट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा और अप्लाई भी होने लगेगा।
आप आगे की स्पिरिट देखते हैं। आपको प्रश्न आप लोग क्या करिए, स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज निकालो, पहले सर्कल की एक्सरसाइज निकालो। एक ही एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली, वो बस अभी आप लोग को करके देनी है पूरे क्लास। सर्कल की एक एक्सरसाइज बस उसको करो, मैं अटक को तो मेरे को आप दोनों के डीपीपी कंप्लीट हुआ नहीं होगा। ओके, डीपीपी 1 2 आता है आप लोग पूरा सर्कल की, डाउट है? ओके, बाकी पूरा किया है? बात बताओ, ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने टेक्स्ट में था, जो मैंने जो 4-5 पेपर देखे उसमें तो किसी का भी सही नहीं है। एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना, आपको जब बोलते हैं क्वेश्चन, जब आप पढ़ते हो और आप लोग को बोला जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? जब इक्वेशन ऑफ सर्कल आता है, सर्कल सुनते हो तो क्या आता है सबसे पहले? क्या चाहिए? सर्कल का सेंटर और रेडियस, ये आना चाहिए मेरे दिमाग में। फिर मैं इस पे फोकस करूंगा, और रेडियस पे कभी भी पहले फोकस मत करो, रेडियस बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर मिलेगा तो रेडियस मिल ही जाना है। तो प्रॉब्लम फिर किसमें आता है? मुझे क्या ढूंढना है? सेंटर। अब अगर मुझे दिया जाता है कि मुझे एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका टेंजेंट 3x + y + 3 = 0 है at the point -3, 6 and the another tangent is given x + 3y - 7 = 0। तो जैसे आपने इसमें देखा कि सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है तो हमें सेंटर की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सेंटर की, राइट? अब सेंटर की जरूरत पड़ने के लिए आपके दो अननोन है तो आपको कैसे दो रिलेशन बनाने पे फोकस करेंगे हम लोग? दो अननोन कैसे मिलेगा? दो रिलेशन, कौन से दो रिलेशन आपको दिख रहे हैं? एक, अब उसके बाद आपके सामने टेंजेंट दिया हुआ, जब टेंजेंट सुनते हैं आप दिमाग में कौन सी दो चीज आती है? एक 90 डिग्री बनाता है सेंटर से और एक b = तो जब 90 डिग्री बना तो मेरा पहला इक्वेशन कहां से मिलना चाहिए कि भाई यहाँ पर 90 डिग्री बना, तो फिर इसका स्लोप और यहाँ का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। किसने ये इक्वेशन को यूज किया? जितना मैंने देख किया उसमें से m = इसका स्लोप कितना? -3, इसका स्लोप कितना? 1/3। अब दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं? k - 6/h + 3 = 1/3। एक रिलेशन यहाँ से मिला मेरा 3k - 18 = h + 3, तो h - 3k + 21 = 0। एक रिलेशन से काम होगा नहीं, तो दूसरा रिलेशन जो आपने बताया p = r। इस तरीके में इस पॉइंट से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। काम साइड बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसका डिस्टेंस और डिस्टेंस फॉर्मूला फिर इसका पर्सनल डिस्टेंस तो सेम होगा, बट वो एक ही रिलेशन से मिलने वाले इक्वेशन होंगे, दूसरे आपको एक से नहीं मिलेगा। एक के मिलने के लिए दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। आप उसकी टेंजेंट एक पॉइंट लेके डिस्टेंस फॉर्मूला इसको इक्वेट करने का मतलब ही नहीं है, और वैसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो क्वाड्रेटिक ज्यादा टफ होगा हमें इसे सॉल्व करना। तो किसको यूज करना चाहिए? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका पर्सनल डिस्टेंस सेम है, तो पर्सनल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? a, k का एक लाइन का पर्सनल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 3h + k + 3/√10 = h + 3k - 7/√10। ये √10 का कैंसिल हो जाने वाला है, मोड जब हटेगा तो प्लस और माइनस आएगा, तो 3h + k + 3 = ±8 + 3k - 7। एक बार प्लस को लेके सोल्व करता हूँ, और एक बार जब मैं प्लस लूंगा तो या 8 इस तरफ है तो 2h
k माइनस 3k तो -2k, 3 + 7 तो +10 = 0, मतलब 2 कॉमन ले लिया तो 8 - k + 5 = 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इसको सोल्व करूंगा तो h और k मिलेगा, राइट। पर यहाँ पर दो सर्कल मिलेंगे क्योंकि अभी तो प्लस ही लिया और एक माइनस लेना बाकी है। तो माइनस जब लूंगा तो माइनस से किस तरफ आएगा तो 4h, -3 की इस तरफ आएगा तो +4k, माइनस +7 इस तरफ आएगा तो 3 - 1 -1, सॉरी -4। फिर इसमें से 4 कॉमन ले लूंगा तो h + k - 1 = 0। किसको सोल्व करना है, 1 और 2 को सोल्व करूंगा और 1 और 3 को सोल्व करूंगा। 2 3 को आप नहीं सोल्व कर सकते, बस एक ही रिलेशन से निकले हुए दो इक्वेशन। यहाँ से आपको एक h और k मिलेगा, वो h और k मिला तो इस पॉइंट से लेके इसका डिस्टेंस निकाल लेना, रेडियस आ जाएगा, या पर्टिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना तो भी रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस है, सेंटर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे x - h² + y - k² = r। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड आपका फैमिली सर्कल भी है। जब मुझे सर्कल के इक्वेशन फाइंड करने, मुझे पॉइंट दिया और ये लाइन दिया तो कौन सा फॉर्म यूज करूंगा, पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल यूज करूंगा तो क्या होगा, x + 3² + y - 6² रेडियस 0 होता है, प्लस लैम्डा ऑफ 3x + y + 3 = 0। और उसके बाद फिर लैम्डा निकालना भी तो है, वो कैसे निकालोगे, इसको मैंने यूज कर लिया, इसको यूज करना बाकी है, तो उसको कैसे निकालूंगा, टेंजेंट की बात हो रही है तो क्या होगा, लैम्डा कैसे निकलेगा, h1 + kh को यूज करके कोई फायदा नहीं है अगर k निकाल, मतलब लैम्डा निकालना नहीं आएगा, कैसे लैम्डा निकालूंगा। तो मुझे लगता है कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो ना उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो बोलने का फायदा क्या। मैं बोलता हूँ, मैं पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि आप सेंटेंस सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, क्या आप बोलते हो P = R आता है, पर आता है पर उसको यूज तो करो, आने का क्या मतलब है। जब मुझे पता है कि ये इसका टेंजेंट इस सर्कल का, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर किससे इक्वल होगा, रेडियस के बराबर होगा, उसको यूज करूंगा। तो उसके लिए पहले इसको क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो x² + y², इसका मिडिल टर्म क्या होगा 6x, यहाँ पर 3 लैम्डा है, तो अगर मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ तो लैम्डा + 2 बचेगा। इसका मिडिल टर्म -12y, यहाँ पर लैम्डा y है, तो अगर y कॉमन ले लेता हूँ तो लैम्डा -12 बचेगा, बाकी बचा कांस्टेंट 3 लैम्डा 36 + 9 तो +45। सही है। व्हाट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर क्या है, -3/2 of lambda + 2 and lambda - 12/2, माइनस ऑफ लैम्डा -12/2। और रेडियस क्या है इसका, √g² + f² - t। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, सेंटर से लेके इस लाइन का, तो सेंटर से लेके उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, उस पॉइंट को उठा कर इसमें डालते हो, तो उसको पुट करूंगा तो क्या होगा, -3/2 of lambda + 2 -3 of lambda - 2/2 -7 डिवाइडेड बाय √(x² + g²) 1/2 + 3 का स्क्वायर √10। और इसको किसके बराबर होना है, ये रेडियस के बराबर। फिर क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, एक इक्वेशन है कि उससे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। आपके दोनों ऑप्शन ये है वो है, आपको जो एप्रोप्रिएट लगे उस टाइम पर, मतलब जिसमें कम टाइम लगे, एप्रोप्रिएट दोनों ही, दोनों में उतना ही टाइम लगना है, शायद उससे एक स्टेप कम करना पड़ेगा, बट उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी है, बट इसमें 2 मिनट ज्यादा देनी पड़ेगी। बट जब आप बोलते हो P = R, तो P = R यूज कब करना है वो भी तो समझ आना चाहिए। तो कभी यूज करना, एक ही जगह यूज करना, जब टेंजेंट दिखा तो P = R यूज करना। तो ये नहीं बना, फिर एक सर्कल का भी इक्वेशन दिया, तो सर्कल का इक्वेशन तो परपेंडिकुलर वाला x² + y², ये जब क्वेश्चन आया आपके सामने x² + y² -22x - 4y + 25 = 0,
बोला गया कि सर्कल में टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करते तो विच इज परपेंडिकुलर टू 5x plus 12y plus 9 equal to 0। इस सर्कल पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। कौन सा टेंजेंट जो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो क्या करोगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर सुनते ही क्या आता है दिमाग में, m1 इक्वल टू माइनस, इसका स्लोप कितना -5/12, इसका स्लोप कितना 12/5। तो स्लोप मिल गया। जैसे स्लोप मिले तो कौन सा फॉर्म यूज करना है, स्लोप। और एकदम सही है स्लोप फॉर्म, पर इसका सेंटर 0 0 नहीं है, इसका सेंटर क्या है 11,2। रेडियस क्या है 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 125 माइनस 25 100 का स्क्वायर। तो y -2 इक्वल टू 12/5 इंटू x minus 11 प्लस माइनस r इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 169/25 आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट अपने नीचे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो y की जगह पर y माइनस की, x की जगह पर x माइनस है। और जो शॉर्टकट आपको दिया, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वो प्रूव करना था डायरेक्ट सर्कल, तो काफी बच्चों ने डायरेक्टली देख तो इसको डायरेक्टली कैसे लिखोगे आप, जब आपको प्रूव करने के लिए बोला है तब उसको प्रूव करोगे। आप लोगों ने फूड और इमेज का जो शॉर्टकट दिया, इमेज का शॉर्टकट आप लोग डायरेक्टली अप्लाई किया। वो जो सारी चीजें हैं वो किसके लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में थोड़ा डायरेक्टली यूज करोगे, स्कूल के एग्जाम में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। शॉर्टकट सबको नहीं पता होता है, इसलिए आप वहां तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजों में आप लोगों ने मिस्टेक किया है। ये क्वेश्चन की भाई ऐसा बोला गया है कि भाई एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका x इंटरसेप्ट 3 यूनिट है, जिसका y इंटरसेप्ट 4 यूनिट है। तो एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है जब यहाँ पर 3,0 दिया हुआ, यहाँ पर 0,4 दिया, तो काफी सारे बच्चों ने इंटरसेप्ट फॉर्म और वो सब भी यूज किया, काफी सबने सेंटर रेडियस और काफी कुछ निकाला। हो सकता है उनका आंसर सही है, बट क्यों निकाला है? यहाँ 90 डिग्री बनता है तो कौन सा फॉर्म यूज कर लोगों ने डायरेक्ट है ना, कहीं पर मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो वो इमीडिएटली होना चाहिए वहां पर। इसलिए मुझे लगता है कि सर्कल में अभी भी जो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई देखते ही एटलीस्ट ये लेवल के क्वेश्चन तो बन ही जाए। फिर ये क्वेश्चन किसी को नहीं बना, जबकि लास्ट मोमेंट पर मैंने करवाया आप लोगों को लोकस वाला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम y प्लस 1, और आपको बोला गया था कि सेंटर का लोकस फाइंड करना। जैसे किसी ने t इक्वल टू s1 यूज किया और सही है t इक्वल टू s1, बट वो इक्वेशन ढूंढना जब आपको मिड पॉइंट पता हो, इसमें t इक्वल टू s1 यूज नहीं होगा। मैंने इसमें क्या यूज होगा, आपको बोला गया कि भाई इस सर्कल पे आप लोगों को लोकस फाइंड करना है। व्हाट डू मीन बाय लोकस? आपने रटा जाता है, इस चीज को बोलते हो ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन। पर उसका मतलब तो समझो क्या बोलना चाह रहा है। पहले वो पॉइंट समझो जिसको ज्वाइन करना है, तो किसको ज्वाइन करने को बोला क्वेश्चन में, तो मिड पॉइंट को। किसका लोकस ढूंढना है, मिड पॉइंट का। किसके मिड पॉइंट का, कोड के मिड पॉइंट का। और वो वहां सब कंडीशन मिलते, कौन से कोड की बातें कर रही है लोग, तो वो सारे कोड जो कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन। तो कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन। फिर वो ओरिजिन बाहर हो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम ड्रॉ करने के लिए कि भाई कहाँ पता कर लेते, जैसे 0 0 इसमें रखा, 0 रखा 4 उस तरफ देगा तो -4 है, मतलब माइनस में आ रहा है, तो कहाँ होगा पॉइंट, इनसाइड ऑफ सर्कल। कोई भी पॉइंट कहाँ है कैसे पता करते हो, उसको पूछ करके तो चेक करते हो आप लोग। इसको इस तरफ शिफ्ट कर लिया होगा पहले सर्कल का जंगल, इसमें जब 0 0 रखना हो तो -4 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप ऐसे कोड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हो जो कहां से पास हो रहा है, 0,0 से पास होने वाला है, करेक्ट। इसका सेंटर क्या है, तो 0,2, ऐसे ही नहीं तो 0 नहीं होगा। और आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करना था, आपके पास ऐसी कितनी अच्छी प्रॉपर्टी के सेंटर से लेके कोड पे जब भी लाइन ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर भी बनता है, बाइसेक्टर भी होता है। तो बाइसेक्टर होने की वजह से वो जाके मिलेगा कहाँ, मिड पॉइंट मिलेगा।
और 90 डिग्री भी बना रहा है, तो फिर 90 डिग्री बनते ही क्या दिमाग में आएगा, तो बस तो हो गया। तो इसका स्लोप कितना, k माइनस 2 अपॉन 8 माइनस 0 इंटू k माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0 इक्वल टू -1। ये x और k की जगह पर हमें क्या लेना चाहिए, x और y, अदर लास्ट में पुट कर लो तो भी चलेगा, क्यों, तो मूवेबल पॉइंट है। तो यहाँ पर आप लोगों k की जगह पर y, h की जगह पर x, तो सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, यही लोकस है। y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, तरफ शिफ्ट करूंगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 0 आंसर आ गया। ये मेरे सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक सर्कल बन जाएगा। और थोड़ा सिस्टमेटिक के काम करिए। ठीक है, मुझे बताओ जो PYQ आप लोग करके आए हो, आप लोगों को कहाँ टीपीपी पे डाउट पूछ रहे थे, इसका डी आपने क्या किए भी बताओ। टेंजेंट की इक्वेशन है, आपको सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है। कहाँ पर है टेंजेंट की इक्वेशन, f2 माइनस। अब इसमें है ना ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए फैमिली ऑफ सर्कल यूज करो। कौन सा फॉर्म यूज करोगे फैमिली ऑफ सर्कल का, पॉइंट सर्कल। ठीक है, पॉइंट सर्कल से फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखो, कहाँ से पास हो रहा है वो सर्कल, तो सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा मिल जाएगा सर्कल। वो गए तो फिर नेक्स्ट आउट। ये बाकी लोगों का जो PYQ करके उसमें डाउट बताइए। देखिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन जिनका डाउट है, जिन्होंने ये किया है, आपको कर लो और उस पर फोकस करो अपने पोजीशन। क्या दिया क्वेश्चन में, इसे सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b एंड कट द सर्कल ऑर्थो। जैसे आपने देखा उसमें वर्ड ऑर्थोगोनली, क्या आया दिमाग में, क्या आया दिमाग में, नहीं बोला नहीं, दिमाग में कुछ नहीं आया। क्या आना चाहिए उस टाइम पर, सुना दिमाग में, फाइंड ऑफ g1 g2 प्लस फाइंड ऑफ f1 f2 इक्वल टू, ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन आ जानी चाहिए दिमाग में। अगर वो नहीं है तो भी क्वेश्चन नहीं करना होगा। और फिर क्या देखें, सर्कल पासिंग थ्रू a, b एंड कट द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पर एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 नाम का, उसको एक दूसरा सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या था, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है उनके बीच में 90 डिग्री बनता है, और ये सर्कल a, b से पास हो जाए। तो आपको पूछना है देन द लोकस ऑफ इट्स सेंटर। तो ऐसे उनके हिसाब से ऐसे बहुत सारे सर्कल है जो a, b से पास हो रहा है और इन सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल है। जैसे अगर बहुत सारे सर्कल है तो बहुत सारे सेंटर्स भी है, और सारे सेंटर को ज्वाइन करना क्वेश्चन है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 का सेंटर क्या है, 0,0। इसका सेंटर क्या है, 0,0। इसका नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3। इसका सेंटर क्या है, -b, करेक्ट। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन पे जाते हैं। g1 मतलब क्या, यहाँ का 0
T2 मतलब क्या, माइनस जी, तो ट्वाइस ऑफ 0 इंटू माइनस जी तो जुड़े होगा, ट्वाइस ऑफ F1, F1 कितना 0, F2 कितना माइनस है वो भी 0, T1 कितना है 4 एक रुपए का तो -4 है ना, और यहाँ का C क्या है C, तो C की वैल्यू कितनी मिली 4, तो ये तो ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन अब लेकर C मुझे पता चल गया कितना है 4, ठीक है, C फिक्स हो गया कि 4 है, C हमें पता चल गया 4 है, करेक्ट, ठीक है। अब आप इसका लोकस फाइंड करो, उसकी बात करते हैं, किनको ज्वाइन करने को बोला करते हैं, किनको ज्वाइन करना है। अच्छा उसके पहले एक चीज और, जो कंडीशन है, ठीक है, सेंटर को ज्वाइन करना है, पर कंडीशन क्या है, सर्कल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू, तो जो भी सर्कल है वो सारे सर्कल a, b से सेटिस्फाई होते होंगे, a, b को सेटिस्फाई करता होगा, तो क्या मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस 4 इक्वल टू 0। कंडीशन के हिसाब से a, b सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब उनको ज्वाइन करते हैं जो पूछा है, जिसका लोकस ढूंढना है, ज्वाइन किसको करना है, सेंटर को, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है -g को -g को लिखना का क्या चाहिए मुझे x और y, तो व्हाट इज वैल्यू of g -x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ f, g की जगह पर -x तो -2a, f की जगह पर -y तो -2by प्लस 4 इक्वल टू, ये मेरा आंसर है, इसलिए दो ऑप्शन, और दोनों ने हमेशा 2ax और 2by साथ में लिया, मतलब प्लस में लिया, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, या उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2ax प्लस 2by माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b आंसर है। तो सारे सेंटर को ज्वाइन करो तो एक लाइन बनेगा जिसका इक्वेशन ये, रवि का डीपीपी हो गए, सेकंड वाली बाकी है, डीपीपी जब पूरा हो जाए तो आपने उस दिन नोट का बोल सबमिट करवाया था, तो बाकी मेरे को सेकंड सेकंड क्वेश्चन पे वापस जाने, क्या बोला है, वापस लोकस आया, क्या दिया, वेरिएबल सर्कल, वेरिएबल सर्कल मतलब फिक्स सर्कल में मूव करता रहता है, और सारे के सारे सर्कल पास कहाँ से हो रहे हैं, P, Q से, एंड टच इज दैट सर्कल, आपके पास इनफाइनाइट सर्कल्स है, तो सारे के सारे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं और P, Q से पास कर, जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो क्या कंसेप्ट आएगा दिमाग में, क्या आएगा, तो गलत चीज आती है आपके दिमाग में, गलत चीज, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो फिर वहां पर टेंशन का कंसेप्ट छोड़ेगा, वहां पर मेरे पास ये आना चाहिए कंसेप्ट के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस हो गया, अच्छा k इक्वल टू, सॉरी मैंने p इक्वल टू r, k इक्वल टू r ना, ठीक है, क्योंकि मुझे p इक्वल टू r सुने दिया तो, हाँ ठीक है, तो सही हुआ, k इक्वल टू r, सेंटर का y कोऑर्डिनेट जो होगा किसके बराबर होगा, रेडियस, राइट, तो अब सेंटर का y कोऑर्डिनेट जब रेडियस हो गया तो अब पूछा क्या, लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू a कौन सा पॉइंट है जहां से वो पास हो रहा है, ऐसे कितने सर्कल है, इनफाइनाइट, ठीक है,
ऐसे इनफाइनाइट सर्कल है जहां पर आपको पता है कि सेंटर का जो y को, जैसे आप लोगों ने बताया कि सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही आपका रेडियस होगा। तो मुझे इसको k है तो k इक्वल टू r। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट x, y, क्योंकि कितने को किसको ज्वाइन करना है, किसका लोकस जोड़ना है, लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए से पास होने वाले डायमीटर्स का अदर एंड जो होगा उसको ज्वाइन करना है। इसलिए वो मूवेबल पॉइंट होगा, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, x, y। इसका हम लोग ढूंढ लेते हैं सेंटर। अगर ये पॉइंट x, y है, ये पॉइंट p, q है, तो आपका सेंटर क्या होना चाहिए, x प्लस p/2 एंड y प्लस q/2, करेक्ट? ये ठीक है। अब k से लेके p, q का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो क्या करूंगा मैं, s प्लस s माइनस p का स्क्वायर प्लस a माइनस q का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह पर कैसे लिख दूंगा, k और r से, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो मतलब ब्रैकेट भी मत ओपन करो, क्योंकि ऑप्शंस में देख के पता चले कि उन्होंने ब्रैकेट भी ओपन नहीं किया। तो आप s को अभी ऐसे रहने दो, इसको ओपन करते जिससे k स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। पहला टर्म k स्क्वायर, यहाँ का टर्म k स्क्वायर, यहाँ का मिडिल टर्म माइनस 2qk प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो हमने अज्यूम किया, h और k, क्योंकि मैंने इसके लिए तो मेरा आंसर h के में दिखेगा, कोई और कोई वेरिएबल है तो उसका आंसर कोई और किसी में दिखेगा, तो फाइनल आंसर में h और k नहीं होना चाहिए। तो h और k कैसे हटाऊंगा, तो ये जो h है वो इसके बराबर है, यही तो सेंटर है ना, और ये k के बराबर है, करेक्ट? तो अगर मेरा x प्लस p/2 अगर h के बराबर है और y प्लस q/2 अगर k के बराबर है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। h की जगह पर क्या रखोगे, x प्लस p/2, h की जगह पर रखा x प्लस p/2 माइनस p का होल स्क्वायर, राइट? और किसको हटाना था, k को, तो k को हटाने के लिए k की जगह पर क्या रख लेते हैं, y प्लस q/2, और q और p को तो हटाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो दिया था, ये तो उन्होंने दी हुई इंफॉर्मेशन है, तो वो रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो x माइनस p का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस qy माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर भी कैंसिल, ये उस तरफ फ्लिप करके 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस p का स्क्वायर इक्वल 4qy, ये आप कर लो। तो सारे एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर को ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को फाइनली इक्वेशन मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा। तो ठीक है, अभी आपको नहीं पता बोलो चलेगा, बट इक्वेशन क्या आएगा वो देखो। तो आपको जिनको ज्वाइन करना है उसको आप जनरल वेरिएबल x, y लेके चलिए। हो गया आप लोग का वो वाला क्वेश्चन हो गया, आपका वो क्वेश्चन हुआ, फिर कौन सा कर लो, क्या बोला, डाउट ढूंढ रहे हो, अभी तो करो वो थोड़ी देर पहले वही तो किया था, टेस्ट में भी पूछा गया था, टेस्ट में इसलिए यहाँ करवाया था। अपने ड्रॉ करो डायग्राम, सेंटर को s, k लो और दो रिलेशन ढूंढो, s, k के दो रिलेशन कैसे निकालोगे। फिर आपको ये पता है कि भाई सेंटर लेके टेंजेंट पे जब लाइन ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर होता है, एक रिलेशन वहां से निकलेगा।
पहले डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बाद 11 बीच में किसी को कोई डाउट? देखो फिफ्थ क्वेश्चन, 15 का नहीं है यहाँ पर। देखो क्या दिया फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ द सर्कल इंटरसेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q, तो सर्कल की बात हो रही है, एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे P और Q पे, तो PQ को क्या बोलते हैं हम लोग, और कैसे निकालते हैं कॉमन को? S1 - S2 कर लेते हैं। S1 - S2 किया तो x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ax + 3ax तो 5ax हो गया, प्लस y कॉमन निकला तो c - t हो गया, है ना। और बाकी क्या बचा, a + 1, ये आपका कॉमन कोड का इक्वेशन आ गया, ठीक है। फिर पूछा क्या था, इंटरसेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q, देन द लाइन πx + by - a = 0 passes through P and Q पर। हमारे हिसाब से, आपके और मेरे हिसाब से कॉमन कोड का इक्वेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने उनके हिसाब से कॉमन कोड का इक्वेशन ये है πx + by - a = 0। हमारा ये है, उनका ये है, तो दोनों सेम ही, तो दोनों कोइंसिडेंट लाइन कब होंगे, जब उनका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। 10 पे पढ़ते थे ना, कोइंसिडेंट होने की कंडीशन क्या होती है, A1 में A2 = B1 में B2 = C, वही कर लेते हैं, πa/5 तो a, c - d/b और a + 1/। उनको चाहिए था a की वैल्यू को लेके, तो इसका कि मेरे को इसको इक्वेट करने का मतलब ये इसको इक्वेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -s² = a + 1, 0 = s² + a + 1, ये क्वाड्रेटिक मिला, और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। चेक करो, सिंपल केस का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं। ये क्वाड्रेटिक टाइप का मतलब जो वैल्यू आते हैं, ऑप्शन देखो तो नो वैल्यू ऑफ a बोला है, तो हो सकता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है। एक बार कितने नंबर ऑफ रूट्स है उसका डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता चलेगा। तो इसका d देखिए, d² - थोड़े से नेगेटिव आया, b1 है, a भी 1 है ना, 1 - 4 - भी आ रहा है, तो इसका आंसर b हो जाएगा। उसके पहले आपने बोला था 6 था, 8 आपने इसके पहले भी किया, उसमें रहता है स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ठीक इक्वेशन बने, डायग्राम बना है। अब मुझे बताओ सर का टेंजेंट सुन के क्या आता है दिमाग? ये कुछ नहीं आता, कुछ तो आता होगा, टेंजेंट देखिए क्या आता है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है आपकी? नहीं बराबर हो सकती है, नहीं क्या था इसको बताएगा आपको, ये पॉइंट क्या करो, पॉइंट जैसे भी लिखा तो समझ में 90 डिग्री मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया, इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप कितना होगा, ये -3 उसका प्रोडक्ट -1, एक रीजन से बाहर हो गया, दूसरा रीजन यहाँ से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर रेडियस लेंगे और इससे लेके इसका परपेंडिकुलर देखो, रेडियस भी देगा, ये को हम कैसे परपेंडिकुलर करते हैं, मॉड ऑफ bx + a + b/√10 = ये को हम कैसे करते हैं, जो है a + b के -√10 है ना, इनको टेस्ट कर लो, ये मॉड देगा तो मतलब लेके इसका माइनस देंगे, और दो को इसका सोर्स को ऐसा हम लेकर माइनस देगा, मिला लो
And so for another part of the attention over the perpendicular to the radius of the point लेके लाइन का आप मुझे यहाँ पर आपके पास एक लाइन px plus 4y minus 1 तो यहाँ पर एक पॉइंट है 4,5 आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपका 6 डाउट था ना क्या क्या क्वेश्चन पढ़ो सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस वापस टचेस द एक्सिस वाले सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस है एंड आल्सो टचेस द सर्कल विद सेंटर h 0,3 एंड रेडियस 2 और एक सर्कल को टच कर रहा है जिसका सेंटर कितना है 0,3 रेडियस कितना है 2 तो कुछ है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल तो इसका अगर डायग्राम बनाए एक सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ठीक है और एक दूसरे सर्कल को टच भी कर रहा है जिसका सेंटर है 0,3 और रेडियस है 2 यूनिट रेडियस है 2 यूनिट इसका सेंटर पता नहीं है एच कोमा हमें ये पता है कि अगर एक्सिस में टच करे तो इसका रेडियस भी यही होगा और दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करे इसका क्या मतलब होगा P1 P2 equal to R1 plus R2 P1 P2 मतलब h minus 0 का स्क्वायर प्लस a minus 3 का स्क्वायर रूट के अंदर और उसको किसके बराबर होना है a plus 2 के बराबर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इसका k स्क्वायर कट हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इक्वल टू 4k प्लस 4 सबको साथ में लेता हूँ तो h स्क्वायर माइनस 10k प्लस 5 पूरी चीज h और k जिसका लोकल ढूंढना था आपको सेंटर का लोकल ढूंढना h और k की जगह x और y रख लेता हूँ h को x k को y तो ये एक इक्वेशन मिला x स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि ये पैराबोला है मतलब ऐसा कोई इक्वेशन मिले ना आपको मैथमेटिकली एक मिनट सुनिए ना सब लोग थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं कि आप जब लोकल ढूंढ रहे हो कभी अगर नाम पूछो किसका लोकल तो सबको तो आप नहीं जानते हो ठीक है मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ थोड़ा बेसिक चीजें सर्कल का देख के पता चल ही जाता है स्ट्रेट लाइन देख के पता चल जाता है पैराबोला का जो इक्वेशन होगा ना जो फाइनल इक्वेशन आएगा ऐसा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है कि जिसमें दो वेरिएबल x और y में किसी एक का स्क्वायर और दूसरा लीनियर जैसे x का पावर 2 है y का पावर 1 है तो ये पैराबोला है एलिप्स की जब बात करोगे तो उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों आते हैं जैसे सर्कल में आते हैं तो फर्क ये होता है कि सर्कल के अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है एलिप्स में अलग अलग होता है राइट और हाइपरबोला में x स्क्वायर और y स्क्वायर के बीच में माइनस करते हैं कोएफिशिएंट सेम हो तो भी ठीक है कोएफिशिएंट अलग हो तो भी ठीक है पर बीच में माइनस होता है सर्कल में देखा बीच में प्लस होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एलिप्स में बीच में प्लस नहीं होता हाइपरबोला में माइनस तो इतना थोड़ा सा एक नाम अगर पूछा जाए तो किसका है थोड़ा ध्यान रखिए तो इसके साथ 6 जो होगा वो पैराबोला है 7 अगर डाउट होगा तो ऊपर सब जैसा ही पूरा अब यहाँ पर जो आया आपके पास नहीं
यही करना है। तो क्या दे क्वेश्चन देखो, if the pair of lines is lie along the diameter of a circle and divide the circle into 4 parts, 4 sectors। तो आपके पास ये सर्कल है, आपको बोला जाता है कि उसके पेयर ऑफ लाइन जो है उसके डायमीटर, और कोई भी दो डायमीटर पूरे सर्कल को कितने 4 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, राइट। अब बोला गया है कि डिवाइड द सर्कल इनटू 4 सेक्टर्स, द एरिया ऑफ वन सेक्टर इज थ्राइस द एरिया ऑफ अनदर सेक्टर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सेक्टर की फॉर्मूला। और वैसे याद नहीं करना होता है, अगर आप वैसे टेंथ में पढ़ते हो आप इससे पर याद नहीं करना है, पूरा सर्कल के एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। जब आप इस पॉइंट पे वापस पूरा घूम लेते हो, पूरा जब घूम लेता हूँ तो एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर। मैं जब 360 डिग्री घूमता हूँ तो मेरा एरिया पाई आर स्क्वायर बनता है। तो मैं थीटा घूमूंगा तो कितना बनेगा, बस वो फॉर्मूला है, तो याद नहीं करना है। तो 360 डिग्री घूमने पर पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा घूमने पर कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो थीटा बाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला है। लोग क्या करते हो याद कर दो, हर चीज थोड़ी भूल जाते हो, फिर कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए समझ के करो। अब बोला इस पर इसका एरिया में 3 टाइम्स का फर्क है, आर तो बदलेगा नहीं दोनों का, तो बदलेगा थीटा बनेगा। तो अगर इसका एरिया से 3 टाइम है तो कंफर्म है कि इसका एंगल भी 3 टाइम सभी 3 टाइम, तो पूरा मिलकर हो गया 180, तो 4 थीटा इक्वल हो गया 180, तो थीटा हो गया 45। और हमें पता है पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला होती है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, करेक्ट। और उन्होंने जो इक्वेशन दी उसकी से a उनका a ही है, b उनका b ही है, बट a जो उनका a प्लस b है ना, 2h के साथ अगर इक्वेट करता हूँ, और थीटा हमारा 45 है, और tan 45 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना। फिर 10 तक में और कोई डाउट? ये कौन सा बता रहे आगे 10 के बाद? सेवन देखो ना 11th वाला क्वेश्चन, तो क्या दिया 11th वाले क्वेश्चन में, कंसीडर ए फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, एंड आर टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस। सर्कल पासिंग थ्रू -1, और उनका टेंजेंट है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस टेंजेंट है, मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट, रेडियस भी हमें पता है। ये बेस कॉमा क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर क्या लेना वो भी दिया हुआ है s कॉमा की, और उसका रेडियस भी है k, है ना। सर्कल एक्सिस को टच करते हुए ये वाला कांसेप्ट यूज करेंगे। फिर क्या बोला हुआ है, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज गिवन बाय द, तो आपको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k पता करना है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो k के बराबर अप्लाई करता हूं, ऐसे बता देंगे s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, k स्क्वायर के बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला s प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से k स्क्वायर कैंसिल, मिडिल टर्म -2k प्लस 1 इक्वल टू 0, मुझे किसकी रेंज फाइंड करनी है,
k की, तो s plus 1 का स्क्वायर plus 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू k, हो गया। किसी का भी स्क्वायर, s क्या है पता नहीं, पर इतना पता है कि भाई s plus 1 का स्क्वायर होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, किसी का स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो s plus 1 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसमें मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये k के बराबर है तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इंटरनल क्वेश्चन में कंडीशन में चाहिए, अगर नहीं पता हो तो मुझे तो प्लीज दो पर रीजन में सब सेट कर दीजिए। आप डायरेक्ट आपको डायग्राम के साथ क्या दिखता है, नहीं करता, इंटरनल सर्च करता है। आपने शायद लिखा नहीं है या तो आपने पढ़ा नहीं। कोई भी दो सर्कल की पोजीशन उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस और रेडियस को कंपेयर करके पता चलता है। आपने लिखा कर देखो, अगर ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं सिस्टम के C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। ये R1 है, ये R2 है, C1 C2 के बराबर आना चाहिए इक्वल टू कंडीशन। दोनों का सेंटर निकालो, दोनों का रेडियस निकालो। उसके बाद 11 के बाद आपको बोला है साइड इक्वेशन बात हो रहा है।
क्या होता है, AB क्या होता है, ये मेरा एक्सटर्नल से जहाँ से मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, ये मेरा AX प्लस AY की होता है, डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। मोड ऑफ AX की पॉइंट पोजीशन है डायरेक्टली जाती नहीं, तो मोड ऑफ AX1 प्लस DY1 प्लस C, और मोड इनकी डिस्टेंस डिवाइड में रूट ऑफ X का कोई वैल्यू अगर होता है प्लस Y का कोई होता है, जो भी अगर मैं यहाँ पर 0,0 क्या डिवाइड बाय x का कोई कर देना है तो y क्या है अल्फा की और डाउट आंसर 13 निकाल रहे थे मिला R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 नहीं मिला इससे कितने गलत यूज कर रहे हैं सेंटर का आपको सेंटर निकालना नहीं आ रहा कैसे निकालते इसका सेंटर अपने लास्ट पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट की दोनों स्टेटमेंट में पूरा किया था आपने जैसे नहीं कर सकते तो कैसे किया कैसे हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं कोई इक्वेशन दिया जाता है अब जाके सारे लेक्चर्स वापस दूसरों को सर्कल का लेक्चर से भी वापस देखो इन सर्कल का लिखना है सेंटर का जनरल फॉर्म याद नहीं है पहले जनरल फॉर्म देखो ना क्वेश्चन नंबर 12 से कौन सा पूछा 13 देखो क्या दिया 13 में 3 distinct points ABCD are given in the two dimensional coordinate plane such that the ratio of the distance of any one of them from the point 1, 0 to the distance from the point -1, 0 is equal to 1/3 तो क्वेश्चन को समझ ये भी वापस लोकस की बात कर रही है लोग
ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करना है कि जिनका डिस्टेंस एनी ऑफ देम फ्रॉम द पॉइंट 1, 0 टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1, 0। मतलब आपको बोला गया है, क्वेश्चन देखिए 1, 0 एक पॉइंट है, -1, 0 एक पॉइंट है। आपको बोले कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास xy प्लेन पे कि जब भी मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूँ PA का और PB का, तो इनका रेशियो जो है 1/3 है हमेशा। इस कंडीशन के लिए लोकल ढूंढ के दो, बस तो अप्लाई कर देता हूँ, हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर क्या मतलब 3 का स्क्वायर 9 इस तरफ, PB का डिस्टेंस x + 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला रूट होता है तो स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप लोगों को लास्ट में पूछा क्या गया कि अब जो इक्वेशन बनेगा उसका सेंटर क्या होगा। तो ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9x स्क्वायर, यहाँ का x स्क्वायर माइनस करूंगा तो 8x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, ये y स्क्वायर माइनस करूंगा तो 8y स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म -2x × 9 माइनस 18x, इसका प्लस 2x इस तरफ आएगा तो -20x, इसका कांस्टेंट 9 और यहाँ पर 1 गया तो 8 = 0। ये जनरल फॉर्म नहीं है क्योंकि 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -20/8 तो 5/2x प्लस 1 = 0। इसका सेंटर कितना 5/4, 0। तो दिया तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो। मुझे तो जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा आपने एक बार छोड़ दो, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे तो पूछना चाहिए आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए। स्पेसिफिकली लोकल के क्वेश्चन आपके डाउट आ रहे हैं, आपने 5 डाउट होता तो उसमें 3 तो लोकल है, इसलिए आप लोग रटी हुई लाइन को अप्लाई करना भी सीखो। ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन, ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स आपको 2 चीजें करनी है, कौन से पॉइंट को ट्रेस करना और कौन सी कंडीशन के अंदर, जिसमें मुझे इसको ट्रेस करना था, कौन सी कंडीशन, किस कंडीशन, बस वो कंडीशन को सोचना। 15 आपने देखा तो नहीं किया होगा हमारा क्वेश्चन का जनरल स्कोप नियम कब यूज करते हैं, फाइंड करना। नियम कब यूज करते हैं, फाइंड करना, मतलब इसका सेंटर को रेडियस को, या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिससे मैं इसकी और आज बता सकता हूँ। और फिर इसी को सॉल्व करते तो हमारे इक्वेशन ऐसा दिखेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2fy प्लस c = 0, जिसका सेंटर होता है -g, -a और रेडियस होता है √g² प्लस h स्क्वायर। आपको कोई आइडिया नहीं है, जिसको बोलते हैं सर्कल का जनरल फॉर्म। तो जब भी मुझे किसी सर्कल का सेंटर रेडियस फाइंड करना होता है तो मैं इसकी हेल्प से फाइंड करता हूँ। अगर मुझे इस क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है, अगर ये दिया है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 9 = 0, मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे g दिखेगा, g2 है तो g1 और यहाँ माइनस जो है -1, 2x मेरा -6 है, बेस मेरा -3 है, बेस 3 इसका रेडियस √g² प्लस h स्क्वायर माइनस 3 ये 1 है। वैसे इसका सर्कल का सेंटर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस xy प्लस 9। देखो g8 है तो g4 है, सेंटर -3, 2x मेरा माइनस है कि x मेरा -3 है और R2 में मेरा 16 प्लस 9 माइनस 9 ये 4 है। फिर मैं सेंटर से भी कर तो -1 -2 -4 -1 3 का स्क्वायर 9 3 -3 को 3 है, 3 कितना है 9 और फिर मेरा R1 कितना था 1, R2 कितना था 4, तो वो 4 माइनस होगा R2 माइनस R1 के बराबर। तो G1 की कंडीशन को सेटिस्फाई है, कौन सा इंटरनल सर्च करने का
एक पूरा कंसेप्ट पढ़ा था पोजीशन बिटवीन द टू सर्कल, अलग अलग पोजीशन पे क्या क्या कंडीशन फुलफिल होता है। तो C1 C2 R1 माइनस R2 आया, वो तभी हो सकता है जो कोई सर्कल को दूसरे सेंटर निकालते कौन सा बता आपने 15 एक बार देखो ना, सब लोग को 15 डाउट की होगा यहाँ पर। देखो 15 में सर्कल से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है। क्या बोला है? फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, सपोज कोई भी एक पॉलीगॉन है, ये थोड़े बस 3 ही साइड ड्रॉ कर रहा है, कोई भी साइडेड एक पॉलीगॉन मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब सारे वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल, तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलोगे। यहाँ पर पॉलीगॉन का सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस होगा इसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल आर, सर्कम सर्कल का रेडियस। अच्छा, उसके पहले मुझे एक चीज बताओ, ये समझ हेक्सागोन है नहीं? एकदम बेसिक चीज बोलो, 9th के फाउंडेशन पे आपको अगर कोई पूछे कि हेक्सागोन है, उसके अंदर मैंने एक सर्कल बनाया जो चारों सारे साइड पर टच कर रहा है। या सर्कल छोड़ो, सर्कल के बाद में बनाते हैं। पहले मैंने सेंटर लिया उस पॉलीगॉन पर, मैंने ये सारे ट्राइंगल बनाए। कितने ट्राइंगल बने होंगे? 6। कितने ट्राइंगल बनेंगे? मुझे बस ये एक एंगल बता दो, एंगल कितना कितना? कैसे 60? 350 डिवाइड बाई 6। रेगुलर हेक्सागोन है तो 350 डिवाइड बाई, ऑक्टागोन होता तो 360 डिवाइड बाई 8, डेकागोन होता तो 360 डिवाइड बाई 10, एन साइडेड पॉलीगॉन होगा तो 360 बाई एन, 360 बाई एन। और अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये जितना आ रहा होगा उसका आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि कितने साइड का पॉलीगॉन है, तो एक साइड का पॉलीगॉन है मान लेते हैं। तो ये जो एक ट्रायंगल बनाया होगा मैंने यहाँ पर, ये मैंने एक साइड लिया, ये 3 साइड के बगल में ये बनाया होगा, तो ये कितना हुआ होगा? 2 पाई बाई एन प्लस 360 बाई एन, करेक्ट? अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में फॉर रेगुलर पॉलीगॉन लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बी द रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताना है। नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताना है, क्वेश्चन ये, ठीक है। मुझे ये बताए कि एंगल कितना है? 2 पाई बाई एन। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहाँ पर, अच्छा ये रेगुलर होने की वजह से जितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं वो सारे के सारे कैसे ट्राइंगल्स होते हैं? आइसोसेलेस तो है, तो इक्विलैटरल नहीं भी मानो, आइसोसेलेस तो है। आइसोसेलेस होने की वजह से ये लेंथ, वैसे ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आइसोसेलेस तो है ना। और अगर आइसोसेलेस है, ये जो ऑल्टीट्यूड बना रहा हूं वही मेरा एंगल बाइसेक्टर की वजह से आइसोसेलेस होने की वजह से वरना ऐसा नहीं होता। तो अगर पूरा एंगल 2 पाई बाई एन है तो आधा कितना? पाई बाई एन, आधा कितना? पाई बाई एन, करेक्ट। तो अब देखो, अब छोटा सा ट्रायंगल दिखा आपको, ये एंगल पाई बाई एन, ये कैपिटल आर, राइट, और बाकी मुझे नहीं पता बट इतना ले सकता हूँ। अगर ये साइड का लेंथ अगर ए है तो ये आधे को a/2 बोल देता हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा तो व्हाट इज cos पाई बाई एन, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन पाई बाई एन, साइन पाई बाई एन इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या होता है? जो सारे साइड को टच करके में निकल रहा है, तो सारे साइड को टच करके निकल रहा है।
ठीक है। तो उस केस में अब मेरे पास ऐसा सर्कल है जहां पर ये सारे साइड को टच करके निकल रहा है, उस पॉलीगॉन का जो सेंटर होगा वही सर्कल का भी सेंटर हो जाता होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा? स्मॉल आर। ये डिस्टेंस किसके बराबर? इनफैक्ट मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं, ये भी छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं से आपको दोनों बता देता हूँ। ये बाहर एक सर्कल, दोनों साथ में ड्रॉ कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। एक बाहर जो सर्कम, एक अंदर तो इंसाइड सर्कल, यहाँ पर ज्वाइन किया था, ये एंगल कितना? पाई बाई एन, तो व्हाट इज cos पाई बाई या tan पाई बाई एन? ये cos लेते हैं, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, तो cos पाई बाई एन कितना? स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये रिलेशन मिला आपको, है ना, कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं। cos पाई बाई एन कितना मिला? स्मॉल आर बाई एन। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ साइड। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलीगॉन है, जब मिनिमम 3 साइड तो चालू हो गए। अगर एन को 3 रखा तो व्हाट इज cos 60? 1/2, मतलब r बाई कैपिटल आर 1/2 तो हो सकते हैं, मतलब ये तो पॉसिबल है। उनको ढूंढना है क्या पॉसिबल नहीं है। अब 4 साइड लेता हूँ, 5/4, cos 45 की वैल्यू 1/2, इसमें भी बी की हो सकती है। अब n को 5 लिया तो π/5 मतलब 36 डिग्री, cos 36 डिग्री की वैल्यू, cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 - 1 डिवाइड बाय sin 18 cos 36, ये सब याद किया होगा आप लोगों ने, राइट। फिर n को वो मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन में नहीं है। cos 60, n को 6 दिया मतलब 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो वो है। अब cos का आंसर कभी ना कभी 2/3 होता होगा, बट उसके लिए n तो साइड है ना, उसे इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, पर वो मैच नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि cos 2/3 नहीं होता होगा, cos कभी ना कभी 2/3 होगा, और उसके लिए n इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, तो फिर पॉलीगॉन कैसे बनता होगा? तो पूछा कि कौन सा रॉन्ग है, तो डी रॉन्ग। इसमें सर्कल का एक्सेस कोई लॉजिक नहीं है कि पॉलीगॉन यूज करो। पेज 20 तक वर्क हुई। फोर्टीन क्वेश्चन देखो, आप लोग वापस लॉजिक कंसेप्ट पढ़ो, समझो, फिर पूछो मुझे क्या बोला है 14 में। देखो 14 में क्या बोला है कि P and Q are the points of intersection of two circles, then there is a circle passing through PQ and 1,1। मुझे एक चीज बताओ आप लोग, अगर आप लोगों को बोला जाए कि दो सर्कल है, दो सर्कल अगर P और Q पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कोई भी 3 पॉइंट ऑफ सर्कल कब बना सकते? जब कोई भी 3 पॉइंट ऑफ सर्कल कब नहीं बना सकते? जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो सर्कल नहीं बने, तो सर्कल नहीं बने, राइट। अब 14% बोलो हो गया, क्वेश्चन हो चुका है कि P and Q are the points of intersection of this both the circle, P और Q इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आपको बोला कि PQ और 1,1 से सर्कल पास हो रहा है, तो पक्की बात है कि 1,1 और P and Q कोलिनियर नहीं होना चाहिए, तो मैं PQ का इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ, और 1,1 उसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। PQ का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? दोनों का सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? 3x - 2x is x, 7y - 2y तो 5y plus 2p -5 plus p square equal to 0। यह है s1 - s2। इसको कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा? 1,1 कब सेटिस्फाई करके वो देख लेते हैं। x को 1 रखा, y को 1 रखा, 1 + 5, ठीक है, तो p square plus 2p plus 6 - 5 का प्लस 1 इक्वल टू, ये तो p + 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये नहीं बनना चाहिए। ये कब होना है? जब p = -1 होना है, तो p = -1 नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। all except one value of p। ये हमेशा सर्कल देगा, जब ये कोलिनियर होगा तो नहीं दे पाएगा। कोलिनियर कब हो रहा है? जब 1,1 उसको सेटिस्फाई करेगा, तो कुछ नहीं देखना।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे के देखते हैं। जिसको बोला वो लोग आगे जेबीएल में कंटिन्यू करो, और जिनको डीपीपी करना है वो पहले डीपीपी कंप्लीट करो। फिर आप सबसे पहले घर पे जाके वापस जैसे स्टार्टिंग से 2-3 वीडियो पहले देखो अच्छे से, 10 दिन तक आ जाता है तब तक, और फिर डीपीपी पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से समझो। अच्छा पेपर और आप लोग का हुआ डीपीपी तो हुआ कंप्लीट। ये अपने जो पेपर मिले उसके मार्क्स लिखवा दो, तेरे जाने के 28 29 रिपीट 11 7 18 जहान के 29 के 12 आरो के 2 कृष्णा के 0 मानो के 9 9 है स्वयं 25 so we are 18 17 22